नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्थिक घटनाक्रम पर हम क्लास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न यहां से शुरू होगा और तब तक ये जाएगा जब तक आपकी परीक्षा आने वाली है और वहां तक हम अपडेट इसको करते रहेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप देखिए एक दो बार। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं आड़े टेढ़े, तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेन जो मैं करूंगा यहाँ पर, उस पर भी बराबर ध्यान दीजिएगा। केवल प्रश्न रटने से काम नहीं चलने वाला है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होता है, आपके और कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें तो इतनी इंफॉर्मेशन वैसे दे दी गई है कि विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। उत्तर आप देते चलिए और मेरे उत्तर से मिलान करते चलिए और फिर अपना स्कोर भी आप शेयर कर सकते हैं। यह उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है। ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके डेवलपमेंट का काम करता है। इसके सदस्यों में विश्व की सभी प्रमुख सोना खनन कंपनियां सम्मिलित हैं और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो खनन से लेकर इसके मार्केट तक पहुंचाने तक की सारी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। ये संगठन, ये विश्व स्वर्ण परिषद जो है, काउंसिल, ये काम करता है और सभी प्रमुख सोना कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है और भारत, चीन, सिंगापुर, जापान और यूएसए में इसके कार्यालय हैं। भारत में भी इसका कार्यालय है। मान लीजिए कोई प्रश्न बनाया जाए और कहा जाए कि कहां कहां इसका कार्यालय है, तो भारत, चीन, सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। इंटरनेशनल कस्टम डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अभी 27 जनवरी को मनाया गया था। 27 जनवरी 2021 को इसको मनाया गया। किसके द्वारा? जो सीबीआईसी है। सीबीआईसी का मतलब है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, है ना। केंद्रीय यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी की स्थापना कब हुई थी? सीबीआईसी की स्थापना के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो 26 जनवरी 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। 1944 को। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के जमाने में भी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ करता था। 1855 में ही उसको स्टेब्लिश कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है, देश सेवार्थ कर संचय, इसका क्या है? इसका मोटो है। देश सेवार्थ कर संचय इसका मोटो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। और इसके बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपसे कभी इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी और जनवरी में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि भारत भारत 2022 में एकमात्र ऐसा इसमें से देश होगा जो कि बड़ा देश जो है वो विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट के अंतर्गत इसने कहा था कि 11.5% की ये वृद्धि दर इसकी होगी 2022 में। दोहरे अंकों की वृद्धि दर इसी की होगी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त करने वाला एकमात्र देश होगा। तो हो सकता है उस समय के पेपर सेटर ने कुछ रखा हो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है कभी भी कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट कौन जारी करता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है, आईएमएफ इसको जारी करता है। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएमएफ आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और 1945 में, यानी कि 75 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 189 इसमें कंट्री हैं और कहीं कहीं 188 भी आपको मिलेंगे। यूएन कंट्रीज एंड कोसोवो को मिलाएंगे तो इसमें ये 189 हो जाएंगे और वैसे 188 भी आपको ये संख्या मिल सकती है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्रिस्टीना जार्जीवा जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एमडी कौन है? क्रिस्टीना जार्जीवा है। ठीक है। और भारत की एक गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है आईएमएफ, ध्यान रखना। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय पड़ता है। इतनी इंफॉर्मेशन आप तैयार रखिए। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट
2021 2021 ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ये वाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है यूएनडेसा। यूएनडेसा का मतलब है ये आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है संयुक्त राष्ट्र का, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% और 20 में 9.6%, 2021 में वृद्धि का अनुमान था और 20 में संकुचन का अनुमान लगाया था। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने जारी की? तो यूएनडेसा ने ये रिपोर्ट जारी की थी। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान जो केंद्र है उसके द्वारा ये यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन, केंद्रीय बजट 2021 जब लॉन्च किया गया था तो उसके पहले ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसी के जरिए पेपरलेस, इस बार पूरी तरीके से पेपर कागज रहित बजट इस बार बनाया गया था। तो आर्थिक मामलों के विभाग ने के मार्गदर्शन में इसको एनआईसी ने क्या किया था? एनआईसी ने इसको तैयार किया था। एनआईसी जितना भी आपकी जैसे आयोग की वेबसाइट है, आयोग की वेबसाइट के बारे में भी जितनी भी चीजें हैं वो इसी ने डेवलप किया है ना। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। और एनआईसी की जो स्थापना की गई थी ये 1976 में की गई थी, है ना। डिजिटल इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में सरकारी काम जितना होता है भारत का, वो मतलब भारत का मतलब स्टेट लेवल पे भी ये काम करेगा। जैसे सरकारी जितने भी जैसे आप डालते हैं UPPSC.UP.NIC.in, है ना, तो ये पैन इंडिया ये पूरा काम करता है। डायरेक्टर जनरल इसकी नीता वर्मा इस समय है। और बाकी आप इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है ना। 1976 एनआईसी, ये ध्यान रखना। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग ने जारी किया। और नीति आयोग का जो ये इंडेक्स है इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर था। और कर्नाटक के बाद में दूसरा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसी समय तैयार करिए, ये महाराष्ट्र था। और तीसरा स्थान यहाँ पर तमिलनाडु था। ये 3 स्थान याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और नीति आयोग ने इसको जारी किया था। अब आपसे नीति आयोग के बारे में प्रश्न वैसे तो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नीति आयोग के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सारी चीजें आप जब जीएस पढ़िए तो रिवाइज करते रहा करिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2000, अब 15-16 में कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो 2015 इसी समय याद कर लीजिए। प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, उसी के जगह पे इसको लाया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। गवर्नमेंट एजेंसी है और इसके जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो आपके पीएम होते हैं। इस समय नरेंद्र मोदी पीएम है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। और अमिताभ कांत जो है, अभिकांत नहीं, अमिताभ कांत, ये सीओ है इसके, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एजेंसी, है ना, तो पेरेंट इसकी जो गवर्नमेंट एजेंसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आएगी अगर एजेंसी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सी बात यहां पर सत्य है। ये योजना 2015 में शुरू की गई, पहली बात। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कर रहा है। तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में ही शुरू की गई थी। जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये योजना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है इसको। और इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रमाणित योजना है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके, उनकी कमाई हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, भारत का स्थान तो 85th रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और, ये जो सूचकांक है लगभग 227 विभिन्न यात्रा स्थलों पर विचार करके जारी किया गया। जापानी नागरिकों के बारे में बात की गई कि 191 देशों की यात्रा वो कर सकते हैं
और इसमें यही होता है कि किस पासपोर्ट पे कितने ज्यादा देशों की यात्रा होती है उतना ही वो पासपोर्ट स्ट्रांग माना जाता है। तो ये पासपोर्ट जो है जापान का जो है 191 देशों में वैलिड है, तो जापान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा देश? जापान। और दूसरे स्थान पर 190 के स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर, पहला तो ये रहा, दूसरे स्थान पर आपका सिंगापुर रहा। तो दो स्थान ये आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। फिर बाद में साउथ कोरिया और फिर जर्मनी रहे हैं तीसरे स्थान पर। 85वें स्थान पर भारत आया है। और भारत का जो स्कोर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो स्कोर इसका 58 रहा है और स्थान इसका रहा है 85th। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का अंक ऐसे पलटेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसको जारी कौन करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन इशू करता है? तो ये ग्लोबल रैंकिंग होती है, विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग होती है और ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स करके एक कंपनी है, डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन है उन्हीं के द्वारा। और ये बेस्ड होता है, एक्सक्लूसिव डेटा इसका लिया जाता है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डेटाबेस फॉर ट्रेवल इंफॉर्मेशन इसको माना जाता है, जिसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और है, कई जगह पे वेबसाइट पे 85th रैंक आपको मिलेगी, कहीं कहीं पे 84 रैंक भी इंडिया की मिल रही है। तो जो पूछी जाएगी उसको टिक कीजिएगा, ये मैं आपको पहले अवेयर कर दे रहा हूं। एग्जामिनेशन में कौन सा डेटा पेपर सेटर यूज करता है? नॉर्मली इतना क्लोज 84 85th आपको दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन 85th ज्यादातर और 84 भी कहीं कहीं मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना। खुदरा मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा? तो जब भी खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन आपसे पूछा जाए, खुदरा मुद्रास्फीति, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के द्वारा इसको मापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, खुदरा खरीदारों के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को इससे मापा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो NSO है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर CPI आपसे पूछा जाए तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ चयनित वस्तुएं इसमें ली जाती हैं, कुछ सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं जो खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव प्रेजेंट करती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो यहां पर ये किसके द्वारा? तो NSO के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है? ये योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने हेतु शुरू की गई थी और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। और योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने संबंधी पूरी जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है। यहाँ पर दिया जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, इन्हीं की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, लेकिन ये जिम्मेदारी इनको दी गई है ना, लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। अब दो तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे PM किसान जो सम्मान निधि योजना है, PM किसान सम्मान निधि योजना, तो ये कब शुरू की गई? एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ये भी आपको तैयार करना है, तो किस बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था? तो 1 फरवरी 2019 को, है ना, 2 साल हो गए हैं इसको, अब तो 3 साल पूरे हो जाएंगे, इसको शुरू किया गया था। और उस समय इसमें 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 2019 में इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्रश्न उस समय बनाया गया था, तो गृह मंत्री के द्वारा हो रहा था। और कोयला क्षेत्र के लिए, तो किया जाएगा की जगह आप कर लीजिए कि किया गया, क्योंकि उस समय ये करंट प्रश्न बनाया गया था, उसके बाद ये हुआ। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ये लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए, उस समय लॉन्च किया गया था इसको जनवरी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। NCAVES इंडिया फोरम 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये एक परियोजना है और भारत इस परियोजना में भाग लेने वाला 5 जो देश हैं उनमें से एक है।
और इसके जो 5 देश हैं उसमें जैसे ब्राजील है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और भारत को मिला के ये 5 देश हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं और इस परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2021 के अंत में समाप्त होगा। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज एनसीएवीएस की जो बात हो रही है, तो ये कार्यान्वयन मंत्रालय जो है हमारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है, इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है और 2021 के अंत तक ये रहेगा। आगे बढ़ाया जाएगा तो अलग बात है। तो इसमें यूरोपीय संघ द्वारा अपने पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वित्त पोषण भी किया गया है, ये ध्यान रखना। इरेडा जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इरेडा का फुल फॉर्म आप सबसे पहले जान लीजिए। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ना। और आपसे इसमें पूछा जा सकता है ये कैसी कंपनी है, तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जो होती हैं उसमें सहयोग करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के साथ अभी इसने एक समझौता किया है। किसके साथ किया है? एनएचपीसी लिमिटेड के साथ इसने समझौता किया है। एनएचपीसी क्या है? एनएचपीसी क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एनएचपीसी जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाइड्रो पावर बोर्ड है उसके अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और 1975 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसके साथ अभी इसने क्या किया, एक समझौता किया था। हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा किस संगठन से संबंधित है? जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू टीपीआर, तो ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ऐसे टर्म्स आपसे खूब पूछे जाते हैं। डब्ल्यूटीओ से, विश्व व्यापार संगठन से ये संबंधित है, व्यापार नीति की समीक्षा। और इसके अंतर्गत सदस्यों के व्यापार और जो संबंधित नीतियां हैं उनकी जांच की जाती है, जिससे कि नियमों का अनुपालन सही से सुनिश्चित किया जा सके। और अभी विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा ये संपन्न हुई है जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में संपन्न हुई है। और भारत की पिछली जो टीपीआर रही है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, वो वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब 2021 में आयोजित की गई है जिनेवा में। भारत में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। भारत में शुरू की गई है। तिथि इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री मोदी ने इसको, लंबी ट्रेन जो है, इसको हरी झंडी दिखाया 7 जनवरी 2021 को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और दुनिया का पहली डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन अगर कहा जाए तो ये ट्रेन है भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम भंडारों की खोज करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के माध्यम से अर्जेंटीना की कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। विदेश नहीं होता है, विदेश होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिथियम भंडारों के लिए। और ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इसको शार्ट में क्या कहते हैं? KBIL। क्या कहते हैं इसको? KBIL। और ये जो कंपनी है, इसने 3 कंपनियों, इसकी स्थापना जो की गई थी 3 कंपनियों के द्वारा ये स्थापित हुई थी। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और नहीं, एक तो नाल्को हो गया, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल लिमिटेड। विदेशों में इसको कोबाल्ट जैसे खनिज को जैसे कैसे संसाधित किया जाए, उनके संसाधनों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस उद्देश्य से 2019 में स्थापित किया गया था। चिली और बोलीविया में भी ये काम कर रही है और अब इसने क्या किया है, अर्जेंटीना में भी काम करना चालू किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। कभी जैसे विदेश संचार निगम की जब बात होती थी तो पहले प्रश्न पूछा जाता था, तो इसलिए ये भी अब आपसे पूछा जा सकता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है श्रेणी फर्स्ट में, और ये सार्वजनिक उपक्रम है। और रेलटेल के पास पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है।
तो ये बिल्कुल सही है। रेलटेल का अपना जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है रेलवे का, वो इसी ने किया है डेवलप। एक मिनी रत्न कंपनी है। दोनों बातें ये सही हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी जिसको बोलते हैं, ये भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, और ये उन्हीं का है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है। और रेल संचालन, प्रशासन, नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण, इन सब क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, जो राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, दूरसंचार, मल्टीमीडिया नेटवर्क, इन सब को प्रसारित करने में इसका योगदान है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 4 जनवरी 2021 को किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित इसी के अंतर्गत किया गया था इसी दिन। और नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला भी इसी दिन प्रधानमंत्री ने रखी थी। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको बताता है। अगर अंतर होता है तो कितना, 2.8 नैनो सेकेंड की बात हो रही है, बहुत कम, इतनी सटीकता है आईएसटी में। अगला जो प्रश्न है, रूफ टॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता किया है? रूफ टॉप सोलर सेगमेंट, छत के ऊपर जो लगाया जाता है, तो ये किया है टाटा पावर के साथ। किसके साथ किया है? टाटा पावर के साथ ये समझौता किया है। एमएसएमई को वित्त प्रदान किया जाएगा, एमएसएमई के अंतर्गत इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। और बाकी ये जो ऋण होते हैं इनको त्वरित तरीके से मंजूर किया जाता है जल्दी से, जिससे कि इसमें परियोजनाओं में लेट ना हो सके। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, बहुत तेजी से इसमें पूरा चल रहा है। सोलर की बात होती है, तो ये सब बहुत एनवायरमेंट की दृष्टि से सही है और भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइकाथॉन पहल के लिए कितने मंत्रालयों ने भागीदारी की है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टाइकाथॉन है क्या। तो टाइकाथॉन स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए टॉयज से ये बना हुआ है। तो टॉयज इंडस्ट्री, जैसे बाहर से खिलौने आते हैं भारी मात्रा में, चाइना से खिलौने आते हैं, तो क्यों ना यहीं बनाया जाए। शिक्षा, महिला एवं बाल विकास 2 हो गए, कपड़ा मंत्रालय 3, वाणिज्य और उद्योग 4, एमएसएमई वाला मंत्रालय 5, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये 6। और ये 6 मंत्रालय मिलकर, जैसे अब खिलौने होते हैं उसमें सबका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ती है, उसमें प्लास्टिक की भी आपको जरूरत पड़ेगी, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से 6 मंत्रालयों ने इसको मिलके इसके डिजाइन, इसके लिए जो स्टार्टअप शुरू करने हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हो पाए, इसने पहल की है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो पीएम केयर्स फंड ने, जब ये जनवरी की ये बात है, मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ये है, स्वायत्त निकाय सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर है, और उसी को ये कार्य सौंपा गया था। किसको? सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर को ये काम सौंपा गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की एक क्राइसिस जब हुई थी तो ये काम किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए वेबिनार का नाम क्या है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग उद्योग मैराथन का आयोजन कर रहा है। और इस आयोजन, जब वो आयोजन कर रहा था, तो इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्यूसीआई का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और साथ में एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो इन उद्योगों के साथ मिलकर उसने एक वेबिनार किया था। यहां पर बताने का केवल मतलब यह है, जो क्यूसीआई है उसका फुल फॉर्म, और साथ में ये जो आपका एनपीसी है इसका फुल फॉर्म, ये दोनों आपको जानना चाहिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, और इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, है ना। एसोचैम जो है और सीआईआई जो है, साथ में फेडरेशन ऑफ जो इंडियन चैम्बर्स है, तो इन सबको जो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है को प्रमोट करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दिए गए थे। ठीक है ना, तो ये लोग प्रमोटर्स थे इसके।
कुल मिला के 1997 जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्वालिटी वाले मामले में काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि गुणवत्ता आप भी देखते हैं हर जगह, तो उद्योग मैराथन था, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो खबरों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? अब फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा, यहां पर रेल मंत्रालय आप ध्यान रखिएगा। और ये जो भी ये जैसे एक समय आता है जब रेलवे, जैसे जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने सप्लाई की, तो उसी समय ये चर्चा में आया था, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था, लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लिए कम लागत पर आपूर्ति हो सके, है ना, चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा सके। ये अटपटे प्रश्न है जो आजकल पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 6307281212 इस पर आप कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के तहत भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे आरओ और पीसीएस की टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीरो कूपन बांड जो है ये भारत सरकार की गैर ब्याज धारक गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां हैं, है ना, ये स्पेशल सिक्योरिटीज हैं, बिल्कुल सही बात है। जीरो कूपन बांड की परिपक्वता अवधि सामान्यतः 10 से 15 वर्ष होती है, ये भी सही है। ये बांड व्यापार योग्य हैं और इसमें परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है इसे, ये सही है। इसमें जो व्यापार योग्य की बात है, ये व्यापार योग्य नहीं है, ना ही इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर कहा जाए ट्रांसफरेबल है तो ट्रांसफरेबल भी ये नहीं है, हस्तांतरण भी इसका नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखना जीरो कूपन बांड के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पर्यटन की संघ सूची में शामिल करने की मांग की गई कि पर्यटन को संघ सूची में शामिल किया जाए, ऐसा किया गया। और दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, दूसरा सही है। लेकिन जो ये मांग की गई थी उद्योग परिसंघ के द्वारा, इसको कहा गया था, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में मांग करने के लिए की गई थी बात, ना कि संघ सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में बात की गई थी कि इसको शामिल किया जाए। और समवर्ती सूची का फायदा क्या होगा कि इस पे सेंट्रल भी कानून बना सकेंगे और स्टेट भी, तो इस कारण से ये की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा होगा तो प्रभावी ढंग से इसको बढ़ोतरी मतलब इसकी की जा सकेगी, जो भी उद्योग के बारे में नीतियां बनानी होंगी, इसमें पर्यटन उद्योग के बारे में बन सकेंगी। प्रमुख क्षेत्र के 8 उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत सम्मिलित है। सही बात है, बिल्कुल। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांक लगभग 80% है। तो ये जो 8 उद्योग हैं, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका भारांक भी आपको जानना चाहिए। ये जो प्रश्न है इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये सब शामिल है, इनको याद करिए। और इसका भारांक 40% है, ना कि 80%। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारांक में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उससे फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो रिफाइनरी जो उत्पाद है सबसे ज्यादा, फिर विद्युत का है, फिर इस्पात, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक इसमें आते हैं। अगला जो प्रश्न है, 31 दिसंबर 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये हैकाथॉन है ये कृषि मशीनरीकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा और कचरे पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? कौन सा इथेनॉल? 1G 2G जनरेशन है जी फार, तो कौन सा इथेनॉल? तो फर्स्ट जनरेशन का जो 1G है इसको इनके द्वारा बनाया जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 1G इथेनॉल है ये ध्यान रखिएगा, बीज जो खाद्य बीज है गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम से। और जो 2G इथेनॉल है ये गैर खाद्य तिलहन, कृषि अवशेष, इन सब का उपयोग करके बनाया जाता है। और जो 3G है ये जैव ईंधन, जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, नगरपालिका ठोस
अपशिष्ट जो होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो ये नगर पालिका वाला हो जाएगा, ये गैर खाद्य हो जाएगा, और पहला वाला जो है वो खाद्य हो जाएगा। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण के दौरान एक बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। बैड बैंक बनाने का। अब यहां पे चेक करना है क्या 1 फरवरी और 2021 के केंद्रीय बजट में किया, तो सही है। और बैड बैंक दूसरे वित्तीय संस्थानों के खराब ऋण और अन्य अवैध परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए स्थापित किया जाने वाला बैंक होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें इसमें सही है। मतलब एक एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह से ये काम करता है, जो बैंकों के फंसे हुए कर्जों या जो जिसको एनपीए कहते हैं उनको टेक ओवर करने का काम करता है। ठीक है ना, उन्हीं को टेक ओवर करने का ये काम करता है। और आर्थिक तौर पर मतलब चीजों को सही करने के लिए, जो एनपीए की समस्या है उसको दूर करने के लिए इसकी स्थापना करने का प्रावधान रखा गया था। जब बजट भाषण हुआ था तो उसी में बोला था, हमारी वित्त मंत्री ने इसको बोला था। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया। आजकल ऐसे ही अटपटे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका पूरा नाम, उसने घोषणा की है कि उसने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के चरण 4 में 12 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है। कितना? 12। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 स्थलों का चयन इसने किया है। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान ये एसबीएम-जी, भारत मिशन ग्रामीण जी के तहत, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जी, एसबीएम-जी जिसको बोलते हैं, एक पहल है जिसमें उसके आसपास जो भी स्थल चुने जाते हैं स्वच्छता मानकों को सुधार करने का उद्देश्य रखा जाता है कि उसके आसपास स्वच्छता मानक सुधर जाए। तो ये कुछ अटपटे लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। आगे ये सीरीज जारी रहेगी, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे तो इसके आगे का डिस्कशन होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप पसंद का बटन भी दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, जितने भी अटपटे क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए होंगे, और जो अच्छे प्रश्न हैं वो तो हमको तैयार करके ही जाना है ना। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्थिक घटनाक्रम को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें 30 सवालों को हमने पहले एपिसोड के अंतर्गत देखा था, और अभी अगला एपिसोड है, इसमें 31 से 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पूरे साल का करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सबको इसमें समाहित कर रहे हैं, और इन प्रश्नों को डिस्कस करने के बाद आप पूरे साल के आर्थिक घटनाक्रम, ऐसे ही हम योजनाओं पे, ऐसे ही व्यक्तियों पे, व्यक्तित्व पे, स्थानों पे सब एपिसोड लाएंगे, और पेपर के काफी पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी ही प्रैक्टिस सेट भी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको लॉन्च किया जाए, तो हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये डेली आपको एक टेस्ट इसके अंतर्गत मिलने का प्रावधान है, और 1 से 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। 24 अक्टूबर को आपका पेपर है, 4 दिन फिर आप रिवीजन कीजिएगा, और अंतिम समय में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है तैयारी का। अगर इसको आप अंतिम समय में कर लेते हैं तो 1 से 20 अक्टूबर तक हर दिन 150 प्रश्नों को करने के बाद जो सुबह 8 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें आपकी रैंक एनालिसिस हो जाएगी, आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र का अलग पीडीएफ और व्याख्या सहित अलग पीडीएफ दे दिया जाएगा। जितना भी करंट अफेयर और इन सब डेटा होंगे, उनका जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज होंगे उनका पीडीएफ दे दिया जाएगा, और सारा बजट वगैरह सब कवर कर लिया जाएगा। जो भी सूचकांक होंगे, सीसैट के 2 पेपर ले लिए जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं जो आपको तैयार करना हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध होगा। अगर आपको ये चाहिए तो यूपीपीसीएस 20, हाँ 20 ही लिख के भेजना है, क्योंकि 20 टेस्ट है इसमें, और 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है। अंतिम दिनों में इससे अच्छे से आप रिवीजन किसी और माध्यम से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मेरा इसलिए दावा है, अनुभव रहा है, क्योंकि अंत समय में क्या पढ़े क्या छोड़े ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और जब आप टेस्ट करते हैं तो सब तैयार हो जाता है। तो इससे जुड़ने के लिए फटाफट मैसेज कीजिए, 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। मूडीज ने हाल के पूर्वानुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी, क्या अनुमान लगाया।
तो मूडीज का जो अनुमान था ये एक्चुअली फरवरी का अनुमान है, और उस समय उन्होंने कहा था 13.5% रहेगी। 13.5%। हो सकता है आपसे पुराना क्वेश्चन उठाया जाए और ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो बी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है और दुनिया भर में ये देशों का रेटिंग करती है कि वहां पे कितना क्या रहेगा। तो वैश्विक स्तर की ये रेटिंग एजेंसी है। और जरा बताइएगा कि मूडीज कहाँ की रेटिंग एजेंसी है, किस देश से ये बिलोंग करती है। मूडीज जो है वो किस देश से बिलोंग करती है। कई बार ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, मूडीज कहाँ से बिलोंग करती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो रेटिंग एजेंसी कहाँ से बिलोंग करती है, जरा इसको बताइएगा। वैसे मैं अभी बता दूंगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो प्लान है ये क्यों लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब ये भी ध्यान रखिए, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने इसको किया है। क्या किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा। तो अगर बात हो रही है सिटी इनोवेशन की, तो शहर में एजुकेशन के बारे में बात हो, शहर में हेल्थ के बारे में बात हो, शहर में कोई भी इंडस्ट्री के बारे में बात हो, उसके इंफ्रा के बारे में बात हो, तो उसको अपडेट करने की बात इसमें की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसी का उत्तर नहीं आया। मूडीज जो है ये यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय आप देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूरे भारत में यह दिवस मनाया जाता है इसलिए कि जो इसके कर्मचारी हैं इस विभाग के, उनको केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बेहतर तरीकों को लागू करने के बारे में प्रोत्साहित किया जा सके, है ना। 24 फरवरी 1944 की बात है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था और इसी कारण से इस डेट का चुनाव किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371 एफ के तहत किस बैंक को अपने में लाया भारतीय रिजर्व बैंक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में। और ये सिक्किम का जो स्टेट लेवल का जितना भी राजकोष संचालन है, जितना उसको देखता था, है ना। स्टेट लेवल का राजकोष जो संचालन है उसको करता था, ट्रेजरी ऑपरेशन ये करता था। तो अनुच्छेद 371 एफ के तहत अपने दायरे में इसको लेके आया है आरबीआई। ध्यान रखना। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है। सीड आपसे पूछा जा सकता है, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये किसकी पहल है। ये पहल है इसरो की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसरो की जो ये पहल है, इसके अंतर्गत इसरो क्या करेगा, कुछ स्टार्टअप्स को लेगा, कुछ एमएसएमई को लेगा, और स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रारंभिक चरण में ये प्रोत्साहित करेगा। और उसके बाद में इसरो इन कंपनियों को अपनी सुविधा के अनुसार चीजें बताएगा कि ऐसे करो, उनका ये उपयोग करेगा। उपयोग करने की मतलब इसरो कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की फिर अनुमति भी देगा कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। बात समझ में आ गई। वो पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्यापार समझौता जो ये है वो है CECPA, सेस्पा, है ना। आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग आप इसको कह सकते हैं, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता सेस्पा इसके किसके साथ किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सेस्पा जो फुल फॉर्म इसका होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये साइन किया गया है मॉरिशस के साथ में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉरिशस के साथ में। मॉरिशस, और ये अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है सेस्पा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का संबंध किन देशों से है, तो ये संबंधित है भारत और किस देश से, भारत और म्यांमार से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दो बंदरगाह का नाम याद रखिए, एक भारत का कोलकाता और दूसरा आप याद रखिएगा भारत का कोलकाता, और कोलकाता के साथ में ये दूसरा जो है ये सितवे बंदरगाह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितवे, कोलकाता से सितवे को ये कनेक्ट किया जाएगा। $484 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है।
ये बंदरगाह आपको ध्यान रखने हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसमें कई बार अप डाउन चलते रहते हैं। एक रिपोर्ट आई थी उसमें चौथा स्थान भी था, है ना। फरवरी में रिपोर्ट आई, फिर एक जुलाई में रिपोर्ट आई तो उसमें फिर चौथा था, और फरवरी में पांचवा था, जुलाई में एक में चौथा था, और उसके बाद में फिर से जब रिपोर्ट आई तो इसमें पांचवा ही। निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट था कि भारत विश्व के 5 देशों में शामिल है, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। पहला स्टेटमेंट, सोचिए क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत 15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन 2019-20 में कर चुका है। दोनों बातें सही हैं। हमारे यहाँ दाल को पैदा भी होती है और हम लोग दाल तड़का खाते भी हैं, दाल चावल वैसे खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, ढाबे पे जाते हैं तो दाल फ्राई खाते हैं, तो दाल को खा खा के भी हम खत्म भी कर देते हैं, और 15 मिलियन टन का उत्पादन भी हुआ है। कभी कभी आपसे उत्पादन भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स है, और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के लिए वित्त वर्ष 2017-18 को आधार बेस ईयर जो बनाया गया है, अलग से आपसे पूछा जा सकता है, तो 17-18 को बनाया गया है और इसे 4 जून 2020 से लागू किया गया। ये सभी स्टेटमेंट सही है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, नेशनल कोल इंडेक्स, है ना। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा राजस्व भागीदारी के आधार पर कोयला खानों की जो नीलामी होती है, वाणिज्यिक नीलामी, उसको इसी के तहत शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक जो है एक मूल्य सूचकांक है, ये ध्यान रखना। किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया? ई डीलर योजना, ई डीलर योजना के तहत जब ये समझौता किया तो डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक का वित्त सहायता पंजाब नेशनल बैंक 2 करोड़ तक की देने का इसमें बात की गई, और पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये समझौता हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो कहा जा रहा है एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है, और इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और आरबीआई के साथ में जो भारतीय बैंक संघ है उसने मिलके, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसने मिलके की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसको अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ कंपनी अधिनियम 2013 का है उसके तहत इसको पंजीकरण की इसका हुआ है, उसकी धारा 8 के तहत ये पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टअप अनुदान जो हाल ही में खबरों में था, स्टार्टअप नहीं है ये, स्मार्टअप ही है, रिलेटेड टू स्टार्टअप है ये। अगर आपसे कहा जाए स्टार्टअप से रिलेटेड है तो सही है, अगर आपसे कहा जाए कि ये स्टार्टअप के साथ में उद्योगों से रिलेटेड है तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसका नाम जो है वो स्टार्टअप नहीं है, स्मार्टअप है। स्मार्टअप अनुदान ये एचडीएफसी बैंक का है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसने क्या किया है, इसमें जो इसका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 2% हर संस्थान करते हैं, तो उसी के तहत इसको शुरू किया है। और जो स्टार्टअप्स होंगे, जो नए उद्योग हैं, उद्यमी हैं, उनको ये आमंत्रित करेगा, उनको हेल्प करेगा। कौन? एचडीएफसी बैंक। अगला जो प्रश्न है, उपभोक्ता कल्याण कोष के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, है ना, अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कोष राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि जो कोष है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और वो राजस्व विभाग आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उपभोक्ताओं के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं ये जो कोष होगा ये राजस्व विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, और उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसके द्वारा संचालित इसको किया जा रहा है, संचालन इसका वो कर रहा है। किस देश ने भारत के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा करेंसी स्वैप फैसिलिटी का निपटान किया? तो ये किया था श्रीलंका ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका ने किया था। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, ऐसे श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है वो है सीबीएसएल। सीबीएसएल है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो उन्हीं के बीच में ये हुआ था करेंसी स्वैप समझौता। केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? भविष्य निधि अंशदान पर
कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? तो 2021-22 का जो बजट आया उसमें प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ कहते हैं, यानी कि भविष्य निधि जिसको कहते हैं, तो भविष्य निधि के खातों पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक अंशदान पर जो प्राप्त ब्याज होगा वो कर के दायरे में आएगा, लेकिन 2.5 लाख तक की जो सीमा है वहां तक जो है वो कर नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस बंदरगाह को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के बारे में कहा गया? तो कोच्चि बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, इन तीनों को याद करिए। और साथ में दो बंदरगाह मैं और आपको बता रहा हूं, एक है इसमें ऐड कर लीजिए चेन्नई बंदरगाह, और एक इसमें ऐड कर लीजिए पेटुघाट बंदरगाह। तो चेन्नई और पेटुघाट इन बंदरगाहों को भी कहा गया था आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब बनाया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जगह पे यहाँ पे कह दीजिए केंद्र शासित प्रदेश के किस शहर में? तो लेह में बात की गई थी कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ वहां पे अभी नया नया वो स्टेट बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट के अनुसार अस्थायी श्रमिकों को किस संगठन के तहत कवर किया जाएगा? अस्थायी श्रमिकों को कवर किया जाएगा, साथ में जो फीमेल्स वर्कर होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनको भी न्यूनतम मजदूरी उनकी सुनिश्चित हो सके, सभी प्रकार के जो श्रमिक हैं उनको कवर किया जा सके, महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा भी मिल सके, तो ये ESIC है ना, उसके तहत। ISIC का मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है उसके तहत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके तहत कवर किया जाएगा। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? ये जो मेला हुआ था ये विश्व स्तर पे होता है, सबसे बड़े आयोजनों में से रेशम के क्षेत्र में, और इसको उद्घाटित किया था स्मृति ईरानी ने, और ये हुआ था वर्चुअली, ये वर्चुअल माध्यम में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां रेशम की जो ये प्रजातियां, महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी हैं रेशम की? रेशम जैसे सहतूत है, इरी है, टसर है और मूंगा, ये 4 प्रकार की, सहतूत, इरी, टसर, मूंगा, इन चारों प्रकार के रेशमों का उत्पादन भारत करता है। चारों प्रकार की किस्मों का उत्पादन भारत करता है, और कच्चा सहतूत रेशम का लगभग 97% भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उत्पादित हो जाता है। इस लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है रेशम। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने नए लघु वन उत्पाद स्मॉल फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सम्मिलित किया है? संख्या तो ये 14 है, इसमें कुछ नए भी शामिल किए गए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे इसमें सूखा कैथा है ना, और टसर कोकून, और माल कांगनी के बीज, जंगली सूखे मशरूम और बांस, इन सबको भी शामिल किया गया। और इन सहित 5 ये हो गए, और इन्हीं के साथ में और 9, तो 14 को इसमें वन उत्पाद जो है, लघु वन उत्पाद, उनको शामिल किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में। चाबहार बंदरगाह किस देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चाबहार, और ये है कहाँ का? ईरान का कि इराक का? यही कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ईरान का है। और वर्ष 2016 में इसको चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था। भारत इसमें पार्टनर है, तो ईरान और इंडिया इन दोनों के बीच में एक समझौता 2016 में हुआ था। ओमान की खाड़ी में ये स्थित है, ये ध्यान रखना, गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, और एकमात्र समुद्री बंदरगाह है ईरान का। हाल ही में जारी NSSO के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? ये पूछा जा रहा है, 19-20 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये थी 4%, है ना, 4% ये जीडीपी वृद्धि दर थी। और NSO का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफिस है, उसकी बात हो रही है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसने कहा था, NSO ने कहा था। तो NSO जो है नेशनल स्तर पर हमारे यहाँ जो ये चीज कुछ भी कहेगा तो आपको उसको थोड़ा सा गंभीरता से मानना पड़ेगा ना उसको, कि वो कुछ कह रहा है, नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस कुछ कह रही है, तो स्टेटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़े आप ऐसे झुठला नहीं सकते। तो 4% गंभीर है। और हाल ही में भारत के सड़क निर्माण परियोजना के लिए किस देश को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने ये किस देश को दिया है
तो ये भारत ने दिया था नेपाल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 800 करोड़ नेपाली रुपये की बात इसमें हुई थी। अनुदान सहायता भारत ने नेपाल को दी थी। जब भी चाइना टाइट करता है तो भारत के लिए भी समस्या हो जाती है। चाइना अगर टाइट क्या करेगा, चाइना कहेगा आओ नेपाल, तो मेरे छोटे बच्चे हो, आओ तुमको मैं देता हूँ, पैसा ऐसा ले लो, टॉफी वॉफी खा लो। तो भारत के लिए चिंता का विषय। तो भारत भी कहता है लो भैया रोड वोड बनवा लो। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। नेपाल भारत के साथ ही सबसे बड़ा व्यापार करता है। विदेशी निवेश की बात अगर की जाए तो भारत नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। बात समझ में आ रही है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास भी होता है। भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी पड़ोसी तो है ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 की बात है जब इसकी स्थापना की गई थी। दूसरे में दिया है 36 को की गई थी, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला तो 1 अप्रैल 1935 एक्टिवली, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, 35 को, 36 को नहीं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसीलिए इस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप आरओ का एग्जाम भी दे रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है ये बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम है। 20 दिन लगातार जब आप टेस्ट देंगे तो जाके 24 तारीख को जब आप बैठेंगे टेस्ट में तो आपको लगेगा अरे वाह कितना सरल पेपर है, जैसा भी हमने किया था वैसा ही आपको मिल रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस आपको आपके मुकाम तक पहुंचाती है। आप डायरेक्ट जाके जब पेपर वहीं देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये कैसे क्वेश्चन आ गए। कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है? क्योंकि नए क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं, केवल पुराने से काम नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है वो जारी करती है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ इसको जारी करती है। और ये रिपोर्ट 6 अप्रैल को इस बार जारी की गई थी। 6 अप्रैल को ये रिपोर्ट जारी की गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की राह पर है, ये कहा गया था इसमें आईएमएफ के द्वारा। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया? अब ये दोनों प्रश्न मैंने साथ में रखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि इसको आईएमएफ ने जारी किया है। अगर आपसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कहेंगे कि फिच रेटिंग एजेंसी ने इसको जारी किया है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये भी, फिच भी। जैसे मूडी की बात हमने की थी, मूडीज भी वहां की थी और ये भी यूएसए बेस्ड है और इसने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। और इसमें भारत के बारे में इसने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद का जो सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को उसने फिर से जारी किया। पहले इसने कहा था 11% रहेगा, तो इसने कहा 12.8% रहेगा, यानी कि ये भी रिकवरी की बात कहीं ना कहीं कर रही थी। यहां पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फिच कहां की है, यूएसए की। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो फिच। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछ लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। अब अगर आईएमएफ के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आईएमएफ के बारे में, इन संगठनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, जिसका 1945 में स्थापना इसकी हो गई थी और वाशिंगटन डीसी में जिसका मुख्यालय है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी? अब ये नई सीमा आपसे पूछी जा रही है, यानी कि कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इसमें 5 लाख रुपए, वित्त विधेयक 2021 में ईपीएफ अंशदान में 5 लाख रुपए की छूट की व्यवस्था की गई कि 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसमें किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि में जमा सीमा को बढ़ा दिया गया था, है ना। तो पहले से जैसे ये कितनी हुआ करती थी, अब 5 लाख रुपए, ये ध्यान रखना, वित्त विधेयक 2021 में इसको कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन पहले अभी हमने डिस्कस किया है, ये जो है ये प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, और इसमें इसमें केवल गवर्नमेंट क्या करती है, योगदान करती है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ईपीएफ है, उसमें मतलब एम्प्लॉयर भी योगदान करता है, और मतलब वो उसमें व्यक्तिगत अपना होता है, इसमें एम्प्लॉयर भी योगदान करता है। तो इसकी सीमा जो है ये 5 लाख रुपए रखी गई है, गवर्नमेंट नहीं, उसमें व्यक्तिगत में बात कर रहा था। तो ये 5 लाख रुपए, ये दोनों चीजें, ये ईपीएफ है और वो पीपीएफ है, तो दोनों का ये ध्यान रखना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, इतना सूक्ष्म कोई ध्यान नहीं रहा, दोनों में 2.5 लाख ऐसे टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यूनिवर्सल बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? किसके लिए? यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्यामला गोपीनाथ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये समिति गठित की गई है श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में, और ये समिति का गठन केंद्रीय बैंक द्वारा निरंतरता के आधार पर बैंकिंग परमिट जो दी जाएगी, तो बैंकिंग परमिट दिए जाने संबंधी पूर्व घोषित योजना कैसे बनाई जाए, कैसे क्या किया जाए, उसी के तहत इसको किया गया है। ऑन टैप लाइसेंसिंग के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? ऑन टैप लाइसेंसिंग इसको कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये काम हो रहा है। श्यामला गोपीनाथ का नाम मत भूलिएगा। और एमपी लैट्स फंड को कोविड-19 महामारी के तहत किस वर्ष तक निलंबित कर दिया गया है? तो अभी कोविड के तहत इसका निलंबन जो है 2022 तक किया गया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2022 तक इसका निलंबन कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया था कि 2019-20 में के लिए एमपी लैट्स फंड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और जिलों को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद जो कोविड का काम आया, मतलब कोविड का कहर आया, तो उस कारण से ये काम नहीं हो पाया। तो आगे भी ऐसे हमसे जुड़े रहें और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी इस सीरीज का लाभ आप जरूर उठाएं। मैं इसको 1 तारीख से स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, और मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत सही से होना जरूरी है अंतिम समय में। पहले से जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग उन टेस्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, और जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए। जो आज पढ़ा कल रिवाइज जरूर करिए। हफ्ते भर की चीजों को रिवाइज करिए। और ऐसे जब रिवीजन आप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जब आप जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। 60 प्रश्न हमने आर्थिक घटनाक्रम के देखे थे। 61वें प्रश्न से आज हमको शुरू करना है और 90 प्रश्न तक जाना है। बहुत ज्यादा प्रश्न अब नहीं बचे हैं, 1-2 एपिसोड और आएंगे, ये पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। उधर योजनाएं परियोजनाएं विश्व और भारत की पूरे साल 1.5 साल की हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। पुरानी योजनाओं पर भी जाएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट प्रोग्राम हमारा चलेगा। और इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप 150 ही नहीं, आप कम से कम एक क्वेश्चन के साथ 2-3 और क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। इसका पीडीएफ हम आपको देंगे। ऑनलाइन रैंक एनालिसिस हो जाएगी। जितने भी करंट अफेयर ये हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो योजनाएं परियोजनाएं हैं, या आगे जो भी हम करेंगे, उन सब का आपको पीडीएफ हम दे देंगे इस कोर्स के अंतर्गत। अगर आप इसको परचेज करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इसमें केवल सदस्यता शुल्क 451 रुपए है। इसको ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर जो प्रश्न है उसको सबसे पहले देखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो उपकर है, शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि है, उसका नाम क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी थी, और तभी ये चर्चा में आई थी। ये वित्त अधिनियम 2007 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से एकल गैर चूक योग्य स्वास्थ्य आरक्षित निधि है। इसको बोलते हैं सिंगल नॉन लैप्सलेबल हेल्थ रिवर्स फंड। जो लैप्स नहीं होती है, जैसे बहुत सारी निधियां ऐसी होती हैं, मान लीजिए दी गई आपको और आपने उसको साल भर में खर्च नहीं किया तो लैप्स हो जाएगी। मान लीजिए आपको पैसा घर से मिले और आप महीने भर में, मान लीजिए आपको मिला 12,000 रुपए, 15,000 रुपए,
और आपने उसमें से 12,000 खर्च किया, 3,000 बचा, तो पापा कहें कि, या मम्मी पापा जो भी भैया जो भी आपको खर्चा दे रहे हैं वो कहें कि ठीक है अब अगली बार आपको 15 नहीं दिया जाएगा, 12 ही दिया जाएगा क्योंकि 3 ये बचा है। अगली बार फिर आपने 10 ही खर्च किया, 5 बचा, तो अगली बार आपको 7 ही दिया जाए या 10 दिया जाए क्योंकि 15 देने का टारगेट था। तो ये नॉन लैप्स लेवल होती है, ये लैप्स नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किस देश को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है कि भारत का स्थान क्या रहा है, तो ये 121 रहा है, शुभ स्थान है, 121वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 स्थान जो है उनमें स्थान प्राप्त हुआ है? टॉप 100 में कौन कौन से हैं? तो जो रैंकिंग है 2021 की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें भारत के 12 संस्थान है। आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये 2021 में जो प्रथम स्थान पे जिसको रखा है इसने, तो ये भी आपको जानना चाहिए। और भारत में जैसे जो 12 स्थान है उनमें प्रथम स्थान कौन है, यानी कि 12 जो स्थान है वो टॉप 100 में है, लेकिन भारत की रैंकिंग अगर आप बनाएंगे तो आईआईटी मुंबई जो है ये प्रथम स्थान पे आता है, फिर आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर, फिर आईआईएससी जो साइंस इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का वो है, फिर आईआईटी गुवाहाटी इसमें है। ये ऐसे क्रम इसका चला आएगा, तो ऐसे आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा प्रथम स्थान है, तो ये आईआईटी मद्रास मुंबई पहले स्थान पे, आईआईटी मुंबई पहले स्थान पर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया? तो ये निदेशक मंडल एस बैंक का भंग किया गया था और उसने बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी तय की थी उस समय। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? कौन ये करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, ये जारी करता है रक्षा व्यय की सूची की कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा व्यय किया। सबसे ज्यादा व्यय किसने किया? अमेरिका। और अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा व्यय खर्च करने वाला देश बना, लेकिन उसके बाद अगर सेकंड स्थान पूछा जाए तो ये है चीन का। सेकंड नंबर पे चीन का स्थान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? चीन रहा है। वैसे जो वैश्विक सैन्य खर्चे हैं वो आप सोच रहे होंगे कि कोविड के दौरान घटे होंगे, लेकिन ये बढ़े हैं। पिछले साल की तुलना में 3.9% का इसमें इजाफा हुआ है। अब एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी, भारत का स्थान क्या है? तो जस्ट नीचे अपना भारत है, तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। इसमें 2020 की जो ये रैंक है उसमें चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और थर्ड जो पोजीशन है वो भारत की है। चौथे पे रसिया है। रसिया के बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन रसिया चौथे पे आता है और उसके बाद में फिर यूनाइटेड किंगडम का इसमें यूनाइटेड किंगडम की बारी आती है। और उसके बाद में फिर सऊदी अरेबिया भी छठवें पोजीशन पे आ जाता है, छठे पोजीशन पे, 6th नंबर पे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 की क्या रही है? तो ये जो वृद्धि दर रही है वो 8% रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको जारी किया है और ये जो अक्टूबर दिसंबर की जो तिमाही रही है 2020 की, उसमें वृद्धि दर्ज की गई थी, उसके बाद की ये बात है। और बाकी पहले तो संकुचन चल रहा था, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अवसंरचना फंड के लिए ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? ये अगला प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र है जो कृषि अवसंरचना फंड में ऋण लेने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है? तो ये है प्राथमिक कृषि साख समितियां।
अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप नाबार्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन नाबार्ड नहीं, प्राथमिक कृषि साख समितियां जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऋण लेने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं। और जो भी आवेदन आते हैं सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 58% का हिस्सा इनका होता है। उसके बाद में कृषि उद्यमियों का, फिर व्यक्तिगत किसानों का इसमें शेयर्स ऐसे होता है अवरोही क्रम में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कॉन्कर क्यूआर कोड, ये एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड है, इसको लॉन्च किया है? कॉन्कर क्यूआर कोड यानी कि कौन फिर क्यूआर लिखा हुआ है और फिर क्यूआर कोड। तो CON क्यूआर कोड किसके साथ मिलकर, बॉब फाइनेंशियल के साथ कौन सी वित्तीय सेवा कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड के साथ। किस वित्तीय सेवा कंपनी? तो मास्टर कार्ड के साथ इसने लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड जो शाखा है बॉब फाइनेंशियल, और मास्टर कार्ड ने इसको बनाया है कौन क्यूआर कोड, कौन क्यूआर। किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? कौन सा ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है? तो यह है अमेरिका, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। और ये जो बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने घोषणा की है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए एक सार्वजनिक जलवायु वित्त जो है उसको दोगुना किया जाएगा। 2005 के स्तर से 50% से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य को अगर बनाना है तो इसके लिए जो वित्त है उसको दोगुना करने की जरूरत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस इसको बोलते हैं, WMA। तो अर्थोपाय अग्रिम के लिए पहला स्टेटमेंट है कि यह RBI द्वारा प्रदान की गई अस्थायी ऋण सुविधाएं हैं, सही है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत राज्यों के लिए 21 दिन, ये याद रखिएगा, WMA के लिए 21 दिन ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होती है। केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1997 में किया गया था। तीनों की तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 दिन की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये ध्यान रखना है। RBI और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। और इन जो ये ऋण होते हैं, इन ऋणों के लिए ब्याज दर रेपो दर के समान होती है, जिसकी जो अवधि होती है ये 3 महीने की होती है। ये ध्यान रखिएगा, 3 महीने की अवधि इसकी होती है। ऐसे ही प्रश्न आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, जिससे केवल करंट नहीं, आपका साथ में ट्रेडिशनल जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी तैयार होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 2021 का ये सूचकांक है, और ये सूचकांक जो जारी किया जाता है वो RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत 142वें स्थान पर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सूचकांक में सबसे ऊपर अगर फर्स्ट स्थान पे आपसे पूछा जाए तो इसमें नॉर्वे है, और नॉर्वे के बाद में फिनलैंड का स्थान आता है, और फिनलैंड के बाद में आपका डेनमार्क का स्थान आता है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा भुगतान पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध उस समय, ये अप्रैल की आपकी न्यूज है, अप्रैल में ये तुर्की ने प्रतिबंध लगाया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो तुर्की का सेंट्रल बैंक है उसने इसमें बिटकॉइन मुद्रा में प्रतिबंध इस पर लगा दिया था, क्योंकि उस पे ये हुआ था कि क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग पे प्रतिबंध इसने क्यों लगाया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 4% की उसमें जब इन्होंने प्रतिबंध लगाया उसके बाद गिरावट आई, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ यानी कि इसका उपयोग हो रहा है, ये भी सिद्ध हो गया। और इसके उपयोग से इन्होंने कहा कि जो अवैध मुद्रा है वो बढ़ रही है मार्केट में। 4% की गिरावट आई है, यानी कि इनके यहाँ हो रहा था, इनके लगाने से 4% की गिरावट आई है, तो यानी इनके यहाँ हो रहा था और इनके यहाँ अवैध इलीगल जो मनी है वो बढ़ रही थी, इस कारण से इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं, जो खबरों में रहे, किस संस्था से संबंधित है? तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति ये होती है, IMF द्वारा 1969 की बात है, अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए रूप में इसको लागू किया गया था।
अभी आईएमएफ के बारे में अगर बात की जाए तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी क्या है, इसकी प्रबंध निदेशिका है, निदेशक ही बोलते हैं। और 650 बिलियन अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, 650 बिलियन डॉलर से नए एसडीआर आवंटन का अभी समर्थन आईएमएफ ने किया है। सदस्यों, जो आईएमएफ के सदस्य हैं उसने, तभी ये चर्चा में ये बात आई थी। और अभी तक का ये जो 650 बिलियन अरब रहा है, बिलियन डॉलर रहा है, अरब मैं गलत बोल रहा हूँ, 650 बिलियन डॉलर, तो ये अभी तक का इतिहास का, आईएमएफ के इतिहास का सबसे बड़ा एसडीआर आवंटन है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि को लोक ऋण या पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। किसी देश की सरकार के द्वारा जो उधार ली जाती, मतलब कुल राशि ली जाती है, उसको लोक ऋण कहते हैं। भारतीय संदर्भ में लोक ऋण के तहत भारत की संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल होती हैं, है ना। तो भारतीय संदर्भ में लोक ऋण के तहत भारत की गई संचित निधि पर भारत केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लोक खाता जो पब्लिक अकाउंट होता है, उसके ऊपर अनुबंधित देनदारियां इसमें शामिल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अंतर्गत जो देनदारियां होती है वो शामिल नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की। फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी अब बन गई है धीरे धीरे। उसने जो क्लियर टिप थी इसको अधिग्रहित कर लिया। क्लियर ट्रिप ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवलिंग का काम ये करती थी, जैसे मेक माई ट्रिप है, ऐसे ट्रेवलिंग के क्षेत्र में ये क्लियर ट्रिप, तो इसको अधिग्रहित कर लिया। किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया, कि अगर क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है उसके कारण, तो उस पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो यह है न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इक्वलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स भी कहा जाता है। इक्वलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स कहा जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और यह कर अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों या सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो दोनों बातें ये सही हो जाएंगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत में इक्वलाइजेशन लेवी का संग्रह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो किया गया वो 2057 करोड़ रुपए रहा है। और पिछले साल इसको शुरू किया गया था, तो मतलब जब लगाया गया था तो उसका लगभग 2 गुना अब की बार हो गया है, बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय आयोग ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए 2026 तक सालाना कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? यूरोपीय आयोग ने बनाई है। और यह है 150 बिलियन यूरो, ये योजना है यूरोपीय आयोग की। वित्तीय क्षेत्र के लिए पहला जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला देश कौन सा है ना? जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है वित्तीय क्षेत्र के लिए? तो ये देश है न्यूजीलैंड, वही जो अभी न्यूजीलैंड आया था। और वित्तीय क्षेत्र के लिए इन्होंने जलवायु, सेम क्वेश्चन ये एक ग्रुप में ये चल रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूजीलैंड ना, बीमा कंपनियों, निवेश प्रबंधकों, अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन, और जलवायु प्रबंधन के लिए जो कानून बनाने वाला कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिडबी, सिडबी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताइए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको अभी ये जो बैंक है, इसको एक नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष मिले हैं, इनका नाम है एस रमन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत कम उम्मीद है कि पीएससी इसको पूछे, यानी यूपीएससी और यूपीपीएससी, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला जो प्रश्न है, मुक्त बाजार परिचालन, ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो बाजार में मुक्त आवागमन, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या देश के केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई है, ऐसे किसी भी देश का अलग अलग केंद्रीय बैंक होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद, इसी को कहते हैं ओएमओ, मुक्त बाजार परिचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति जो होती है उसको विनियमित करने का साधन माना जाता है। मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से इसको एक माना जाता है। जो मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है, क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी आप टूल्स कह सकते हैं, पॉलिसी टूल्स कह सकते हैं, उनमें से इसको एक माना जाता है ओएमओ को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आरबीआई, बाकी जहां का जो केंद्रीय बैंक होगा। किस संस्था ने घोषणा की कि उसने कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर, ग्लोबल मिनिमम टैक्स
को अपनाने का समर्थन किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को कभी सुमेलित करने के लिए आपसे दिया जाए तो आप इसी से सुमेल कीजिएगा इसका। आईएमएफ कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर को अपनाने का पक्ष इसने किया है, आईएमएफ ने। वही इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री एक है कौन, गीता गोपीनाथ, भारतीय गीता गोपीनाथ, तो उन्होंने ही इसका सुझाव दिया था। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो ये डीआरडीओ ने दी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डीआरडीओ का मतलब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी कह रहा है कि आओ शामिल हो जाओ और काम करो हमारे साथ, है ना। और इस कार्यक्रम के तहत इसने VLSRSAM, है ना, इस कार्यक्रम के तहत वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसको भी शामिल किया गया है, यानी कि इसके निर्माण में भी वो लोग योगदान दे सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये मार्च लास्ट में, मार्च 2021 की बात है जब ये क्लोज किया गया था, तो जो सप्ताह समाप्त हुआ था, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर उस समय था। कभी कभी ऐसे मार्च देके पूछ लिया जाता है, आगे हम और देख लेंगे। तो अगर आपसे मार्च देके पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर। ऐसे कई बार पेपर्स में, ऐसे एग्जामिनेशन में छाप के पूछा गया है कि मार्च में जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें कब था। और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले जो देश हैं उसमें भारत चौथे स्थान पर है। किस स्थान पे है? चतुर्थ स्थान पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस इंडेक्स में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान दिया गया है। तो भारत का स्थान भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया है सही दिया है। 2021 में भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 140वें स्थान पर है, ठीक है। तो 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 112 थी, 112, और इस बार 140 स्थान पे पहुंच गया है। और 28 स्थानों की इसमें गिरावट हुई है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कितने स्थानों की गिरावट हुई। किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? तो अगर कोई संपत्ति का नुकसान करेगा तो हरियाणा ने कहा है कि उसकी वसूली की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कई बार लोग रैली करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, संपत्ति को नुकसान करते हैं जो सरकारी संपत्ति है, तो उसके लिए ये अधिनियम लाया गया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और ये अवार्ड दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था अमर्त्य सेन को, ये बताना है आपको। अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज किस सन में मिला था और किसके लिए? कल्याणकारी शाखा के ये हैं, तो उसके लिए इनको मिला था, और बताइएगा कि ये कब मिला था। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया? सबसे ज्यादा तो ये गुजरात ने प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2020-21 के दौरान गुजरात को सबसे ज्यादा इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है, ठीक है। और गुजरात के बाद में आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आपका आएगा कर्नाटक। ये 3 स्टेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जिसने भारत में निवेश किए उनमें से तो सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो सिंगापुर के थ्रू, सिंगापुर से आया है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के जरिए जो प्रवाह हुआ है वो सिंगापुर से सबसे ज्यादा हुआ है। 29% जितना भी आया है उसका 29% सिंगापुर से, उसके बाद में 23% अमेरिका से, और फिर मॉरिशस अब केवल 9% तीसरे स्थान पर रहा है। और इस क्षेत्र में देखें तो ये जो एफडीआई आया है तो किस क्षेत्र में? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 44% मिला है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला है। और अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का, फिर आगे हम ऐसे कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो विश्व में लीची उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में लीची उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा
लीची उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में होता है, और चाइना के बाद में इंडिया में होता है। इंडिया में आपसे पूछा जाए तो बिहार जाना जाता है ना? लीची बिहार में चौथा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद भी है, और वहां पे जो एक पूरा क्षेत्र है लीची के लिए जाना था, उसे विदेश में ट्रांसफर भी होता है, या मतलब ट्रांसपोर्ट भी होता है, यहाँ से भेजा जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो इससे अच्छा माध्यम आपके पास अगर दूसरा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए, या आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करिए, और 1 to 20 अक्टूबर के नाम से एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, डायरेक्ट वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 90 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे और आगे 91 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्थिकी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा एक और इसमें एपिसोड आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। साल भर की जितने भी आर्थिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी इसमें सूचकांक हम अलग से करेंगे, जो भी उसमें 20-25 प्रश्न बनेंगे, 30 प्रश्न उनको कर लेंगे। और इन सभी प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और ऐसे ही जीएस के स्टैटिक्स प्रश्न को भी आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 से 20 अक्टूबर के बीच में वो चल रहा है। डेली एक टेस्ट का प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन उसमें हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य कुमार सेन। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, इस पे आपको कमेंट करके बताना है। और पॉवर्टी एंड फेमिनेस के लिए इनको चुना गया है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, गरीबी और अकाल पर इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे दार्शनिक भी हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र की जो शाखा है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आर्थिक और सामाजिक न्याय, अकाल और के आर्थिक सिद्धांत, इन सब के लिए इनको जाना जाता है। थॉमस डब्ल्यू लुएमेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के ये प्रोफेसर हैं। किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? और ये राज्य हरियाणा है। कई बार तोड़फोड़ कर दी जाती है और संपत्ति का नुकसान पहुंचा दिया जाता है, सरकारी संपत्ति को, तो रैली आंदोलन इनके दौरान तो हरियाणा ने एक अधिनियम लागू किया है जिसमें वसूली किया जाएगा। केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? और ये बैंक है एक्सिस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1 सितंबर 2021 को ये जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के जो मानदंड है उनका उल्लंघन इसने किया था। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। मुख्यालय है इसका मुंबई में। 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं है? नए सदस्यों के रूप में कौन सा देश शामिल इसमें नहीं है? यानी कि एनडीबी में कुछ नए सदस्य शामिल किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। मालदीव इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने का विचार किया था, और इसी के तहत संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को शामिल किया गया है। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। मार्कोस प्राडो ट्राइजो, मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और ब्रिक्स, इसके जो संस्थापक है एनडीबी का, वो ब्रिक्स है। और 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 जुलाई 2014 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा भारत का विशेष आहरण अधिकार बढ़ाकर लगभग कितना कर दिया गया? तो ये 19 अरब डॉलर के बराबर कर दिया गया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में बात हो रही है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी अध्यक्षा आपसे पूछा जाए, अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। गीता गोपीनाथ भारत की हैं जो इसमें है ना, मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ में। और यही आईएमएफ जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार,
विशेषाहरण अधिकार, इन सब के बारे में बात करता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेषाहरण अधिकार को बढ़ाकर अभी 19 अरब डॉलर कर दिया है भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को किस भारतीय नेता ने संबोधित किया? तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न ही गलत सेट है, ये कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सत्र था, ये शिखर सम्मेलन 2021 इसका ये था, जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये सिक्स्थ छठा पूर्वी आर्थिक मंच का ये मतलब ये सम्मेलन था, छठा। और इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के जो प्रतिनिधिमंडल बनाए गए थे, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया, हमारे पीएम ने। ये क्वेश्चन का पार्ट इसमें आ गया है। हुरून पीडीएफ जो आपको हम देंगे, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे 1 से 20 अक्टूबर वाली, उनको ये सारे पीडीएफ दिए जाएंगे, व्याख्या सहित दे देंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो योजना और ये कंप्लीट हो रहा है इसको दे देंगे, और हफ्ते 10 दिन में पूरा आपका करंट अफेयर ऐसे एक एक दो दो तीन तीन वीडियो हो जाएंगे, कंप्लीट करके उसको भी दे देंगे। वीडियो देखिए और उसमें पीडीएफ में आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे देंगे या जैसे भी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें व्याख्या पढ़ने में आपको टाइम कब लगे, जैसा आप बताएंगे हम दे देंगे। अगला जो प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुसार शीर्ष देश कौन से हैं जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है? तो अमेरिका, सेकंड पे चीन और फिर थर्ड पे भारत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है और तीसरा स्थान है भारत का इसमें, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त राज्य में सबसे ज्यादा 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न या स्टार्टअप आप जैसे कहिए, तो उसके लिए इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो सबसे अनुकूल जो है वो अमेरिका है। डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। गांधीनगर में होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधीनगर गुजरात में है और उस समय विजय रूपाणी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। और डिफेंस एक्सपो 10 से 13 मार्च 2022 को में होगा गांधीनगर में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन वर्ल्ड स्टाम्प एग्जीबिशन फिलानिप्पन 2021 कहां आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया जापान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टाम्प प्रदर्शनी है, स्टाम्प प्रदर्शनी है, ध्यान रखना, जापान में ये आयोजित हुई है। 10 साल में यह कार्यक्रम 1971 से हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित होता है नेपाल में। और जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ भी अभी मनाई गई है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना आज भी चर्चा में रही है। तो यह है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESFB, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने इनको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? डेट भी इसलिए दे दी गई है कि अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में, तो ये श्रीलंका था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्य कीमतें, मुद्रा अवमूल्यन, खाद्य कीमतें बढ़ गई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, ऐसी स्थिति में वहां पर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास को 2021-22 वित्त वर्ष 22 की बात हो रही में कितना रहने का अनुमान लगाया? विकास दर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये अनुमान लगाया है उसने कि ये 9.5% रहेगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कहिए, उनके हिसाब से ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया? किस बैंक ने किया है? तो ये समझौता किया है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। MSME क्षेत्र को ऋण सहायता देगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो क्षेत्र है उसको देगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ ये समझौता हुआ है HDFC बैंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC जो बैंक है, ये इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। शशिधर जगदीशन इसके MD और CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी थीम, आप कह सकते हैं टैगलाइन, थीम नहीं टैगलाइन है इसकी। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश
लीगल टेंडर के रूप में इसको मान रहा है, और ये पहला देश है एल साल्वाडोर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिटकॉइन को कानूनी निविदा इसने घोषित कर दिया, लीगल टेंडर घोषित कर दिया है, ठीक है, एल साल्वाडोर ने। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? एक बार यूपीपीसीएस में ऐसा पूछा गया था, तो ये नियुक्त किया गया पीयूष गोयल को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G20 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने वाला ये एक समूह है, तो उसमें जो है ये पीयूष गोयल शेरपा नियुक्त किया गया। सितंबर 2021 में इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये पहली निजी कंपनी बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीलैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी है, बिल्कुल सही बात है। इसरो के जरा बताइए अध्यक्ष कौन है? ये तो पता है आपको ना, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जीके के बारे में अगर हम बात करें, अभी इसरो का जिक्र आया था, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त को। के सिवान इसके अध्यक्ष है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं। और ये जो एनसीलैट के बारे में बात हो रही है, अपीलीय न्यायाधिकरण भी है, सही है। और इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, तब ये चर्चा में आया था। और वेणुगोपाल पहले मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। और एनसीलैट ये मैंने बताया धारा 410 का जो कंपनी अधिनियम है 2013 का, उसके तहत गठित किया गया। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के तहत ये जो मतलब जो एनसीएलटी द्वारा पारित जो आदेश हैं, आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण के तहत भी ये काम न्यायाधिकरण की तरह भी ये काम करता है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? कभी आपसे पूछ लिया जाए, सलिल पारेख, क्योंकि ये जो वो है चर्चा में रहती है, ये कंपनी जो है किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती है, तो इसके सीईओ कौन है? तो ये है सलिल पारेख। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है? सलिल पारेख। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पिरेशन 4 संबंधित है किससे? तो इंस्पिरेशन 4 जो है ये स्पेस एक्स की पूरी तरीके से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान से रिलेटेड है। इंस्पिरेशन 4 स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं? स्पेस एक्स कैसी कंपनी है, क्या करती है, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्पेस एक्स की ये है, और ये स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है इसको। और यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन इसमें बिताए। ये इंस्पिरेशन 4 के बारे में निम्नलिखित, तो ये ए ऑप्शन इसका। बाकी नासा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष एजेंसी है ये अमेरिका की, है ना। और स्पेस एक्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एलन मस्क की कंपनी है, 2002 में स्थापित अभी हुई थी। सब कुछ दांव पर लगाकर एलन मस्क ने इसको शुरू किया था। शुरू में लोग खिल्ली उड़ाते थे इनकी। ये कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय पड़ता है ना, ध्यान रखना। बिल नेल्सन है इस समय नासा के प्रशासक। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। दूर संचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो ये 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 100%, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। अगला जो प्रश्न है, 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया? कौन सा देश है? उत्तर दीजिए। तो ये देश है चीन। चीन अभी इसमें नहीं था, चीन ने आवेदन किया है। 11 देशों का जो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम, ये सब हैं। इनके बीच में ये एक सीपीटीपीपी है, सीपीटीपीपी, और उसी को फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
है ना, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से इसको विकसित किया गया था। तो 4 फरवरी 2016 को इसका विकास, अभी चीन भी इसमें शामिल हो रहा है, इतना ध्यान आप रखिए। अगला जो प्रश्न है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है फिनो पेमेंट्स बैंक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिने स्टार आप ये कह सकते हैं, फिल्मी जगत में शायद इनको कोई कालीन भैया को न जानता हो, है ना। तो पंकज त्रिपाठी को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। फिनो बैंक्स जो है ये 2006 में ही अभी फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में पड़ता है। ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये डूइंग बिजनेस रैंक जो ये जारी करता था, है ना, डूइंग अप इजी डूइंग बिजनेस रैंक जो होती थी उसी को इसने बंद कर दिया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैंकिंग का प्रकाशन ही इसने बंद कर दिया। कारोबारी माहौल के बारे में इससे पता चलता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो उसको बंद कर दिया इसने। ठीक है, इसने पता चला कि 2018 और 2020 का जब इसने देखा, आंकड़े देखे तो उसमें अनियमितताएं इसको मिली, तो इसी कारण से इसको बंद कर दिया गया। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसमें ईरान तो शामिल किया गया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है, इराक इसमें शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21वां सत्र जो अभी 21वां शिखर सम्मेलन हुआ, 21वें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ईरान को भी दर्जा दिया गया इसके सदस्य देश के तौर पर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। व्लादिमीर नोरो इसके महासचिव हैं। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, जून की छुट्टी में, ये ध्यान रखना। और अस्थायी सदस्य चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान अभी शामिल हुए थे जल्दी ही। और कब शामिल हुए थे जरा बताना। और ईरान अभी शामिल किया गया है 21वें सत्र के दौरान। 21वां सत्र ये कहां पर हुआ है? ये सत्र कहां पर इस बार संपन्न हुआ है जहां पर इसको शामिल किया गया है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 प्रश्न आपको बताना है कि 21वां सत्र कहां पर संपन्न हुआ। नहीं आप बताएंगे तो अगले या मैं पिन पोस्ट करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग बताया करिए। और भारत किस सत्र में शामिल हुआ था? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किन तिथियों के बीच वाणिज्य सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया? देखिए, प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम निकलेगा। कूड़ा करकट मत पड़िए, स्टैंडर्ड सामग्री उठाइए और प्रैक्टिस करिए। और इसी प्रैक्टिस को हम लोग कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप कहीं से भी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहीं से ज्वाइन करिए, लेकिन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी। वाणिज्य सप्ताह मनाने का जो निर्णय लिया गया वो 20 से 26 सितंबर के बीच। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया 20 से 26 सितंबर के बीच में वाणिज्य सप्ताह मनाकर। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 की बात हो रही है के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया? ये एडीबी ने किया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ये कर दिया है इसने 10%। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। मसातसुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, तो इसमें ये सभी शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त, आईडीबीआई और बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए उपयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ अबव इसमें शामिल है। और भी बैंक मैं आपको बता रहा हूं जिसमें जो इसमें शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया ही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा है, इंडियन बैंक है, आईडीबीआई है, आईडीआरसीएल है, ये सब शामिल है। ये क्वेश्चन एक ऑप्शन इसका गलत है। बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर किया गया ये अनावरण? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली ये पीडीएफ जब बना था उसके बाद सुधार हुआ है, लेकिन ये जो ये रह गया ऐसे, कोई बात नहीं, आपको जब मिलेगा इसको मैं फिर से सही करवा के दूंगा। तो बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किसी को पता नहीं है, ये गुरनाम किरदार है। बिटकॉइन 2008 में विश्व स्तर पर आपको दिखी, और ये पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। बिचौलियों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आप संपर्क करके कर सकते हैं। एक मतलब एक चेन टेक्नोलॉजी है।
उसको इसमें अपनाया जाता है, उसी से कोडिंग डिकोडिंग ये सारी होती है। सतोशी नाकामोतो को माना जाता है कि उन्होंने इसको बिटकॉइन को शुरू किया था। तो बुडापेस्ट हंगरी में इनका एक वो बनाया गया, प्रतिमा का अनावरण किया गया, है ना। अब ऐसे ही अंदाजन, और इस सेशन का ये 120 नंबर प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक के साथ कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो ये जो बैंक है वो है एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड के साथ किया है। सी ऑप्शन इसका, बैंक या कार्ड, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का इसने किया है। तो किस बैंक भी पूछा जा सकता है या किस कार्ड कंपनी के साथ, तो एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई कार्ड के साथ इसने अभी समझौता किया है। इसमें छूट वगैरह वो देंगे। और इसके एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अलग हैं, रामा मोहन राव अमारा। 1998 में भी ये कार्ड शुरू हुआ था, उसके पहले नहीं था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 में स्थापित हुआ था। अरुण कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं और मुख्यालय इसका कहां पर है, मुंबई में। तो बाकी बचे सवालों को हम अगले सेशन में करेंगे। इसको देखिए, तैयार करिए, और इन सब का पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो केवल 491 रुपए का है, 51 रुपए का, 451, 91 नहीं 51। आज कई लोगों ने 91 का मैसेज भेजा कि इतना करना है पेमेंट, नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले लेनी है। व्हाट्सएप नंबर की तरह इसका उपयोग करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आपको मिल जाएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।